हाँ, कल अपन पढ़ रहे थे लेखाशास्त्र, और लेखाशास्त्र में पढ़ रहे थे लेखाशास्त्र का परिचय। तो इसमें एक डायग्राम है, यानी आपको पहले प्रश्न का होगा, इस पर एक डायग्राम बना रखा है लेखाशास्त्र का अर्थ, और उसके नीचे बना रखा है लेखांकन प्रक्रिया, यानी लेखांकन प्रक्रिया किस प्रकार निष्पादित की जाती है, यानी इसकी प्रक्रिया क्या है लेखांकन। तो इसमें लेखांकन प्रक्रिया इसमें सबसे पहले लेखांकन निर्णयकर्ता, यानी जो निर्णयकर्ता होते हैं, निर्णयकर्ताओं को आर्थिक क्रियाओं एवं उनके निर्णयों के परिणामों से जोड़ना, यानी इसका प्रमुख कार्य है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले लेखांकन प्रक्रिया में क्या होगा, लेखांकन सूचना का संप्रेषण, यानी सबसे पहले लेखांकन जो प्रक्रिया होगी उसमें लेखांकन सूचना, यानी इसकी जो सूचना है उनका संप्रेषण, लेखांकन की यानी जो सूचनाएं होती हैं उनको संप्रेषण प्राप्त करना और देना। उसके बाद आता है इसकी निर्णय में दोनों होते हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक व बाहरी उपयोगकर्ता, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। उसके बाद होता है आर्थिक घटनाएं, तो आर्थिक घटनाएं ठीक है, यानी ये एक तरह से सर्किल हो गया, यानी ये लेखांकन प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक कार्य कर लिया उसको बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर आपकी घटनाएं होंगी, फिर लेखांकन प्रक्रिया दोबारा चालू हो जाएगी, फिर लेखांकन सूचनाओं का संप्रेषण होगा, और फिर जो निर्णायक होते हैं बाहरी और आंतरिक जो उपयोगकर्ता होते हैं, आंतरिक और बाहरी उपयोगकर्ता का मतलब होता है आंतरिक जो निर्णायक होते हैं वो होते हैं प्रबंधक, यानी जो इसको किसी भी व्यवसाय को मैनेज करते हैं। इसके अलावा उसके कर्मचारी जो पैसे लगाते हैं, यानी विनियोगकर्ता, ये आंतरिक होते हैं। बाहरी जो इसके ग्राहक होते हैं, जो माल को खरीदते हैं, माल को बेचते हैं, जो हमारी आपूर्ति करते हैं, सरकार जो टैक्स लेती है, ये सब चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं, वो निर्णय लेते हैं। उसके बाद फिर आर्थिक घटनाएं होती हैं, इनके निर्णय लेने के बाद फिर आर्थिक घटनाएं, फिर आर्थिक घटना होने के बाद फिर लेखा, यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब इसमें हम एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें आर्थिक क्रियाएं, तो इसमें सबसे पहले लेखांकन का अर्थ लिख लीजिए। लेखांकन का अर्थ है इसमें लिख लीजिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, यानी इसको AICPA बोलते हैं। AICPA इसका शॉर्ट नाम है,
इसने इसकी परिभाषा दी है, इसमें लिखो लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हों, या महत्वपूर्ण चीज है वित्तीय प्रकृति के, ये जो वित्तीय प्रकृति का मतलब होता है जो पैसों से संबंधित लेन देन हो, जो आर्थिक क्रिया हो, उनको ही अपन लेखांकन में शामिल करेंगे। देखो इसमें दो चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। एक तो आर्थिक क्रियाएं होनी चाहिए और दूसरी चीज होती है इसमें लेन देन भी होना चाहिए। संप्रेषण मतलब व्यवसाय में तो एक वस्तु जाती है तो एक वस्तु आती है, तो लेन देन भी होना चाहिए। ये लेन देन, तो दोनों चीजें जब तक नहीं होगी तब तक अपन लेखांकन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो इसमें आंशिक या लिख लिया आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आर्थिक क्रियाएं होती हों। अब इसमें लिखो मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने और संक्षेप में व्यक्त करने एवं उसके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। देखो इसमें 3-4 चीजें आपके सामने हैं। कौन कौन सी चीज चाहिए? 4 चीजें महत्वपूर्ण है इसमें। 4 चीजें कौन कौन सी है? पहले है मुद्रा के रूप में, यानी जिसको मुद्रा में मापा जा सकता हो। अगर हम किसी वस्तु को, किसी कार्य को मुद्रा में नहीं माप सकते तो उसका लेखा नहीं कर सकते। दूसरा इसमें वो है वर्गीकृत करना। तीसरा है संक्षेप में व्यक्त करना, यानी लिखना, बताना। और फिर उसके बाद है परिणामों का विश्लेषण। ये 4 चीजें जो होती हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहले हम मुद्रा के रूप में व्यक्त करेंगे, उसका लेखा कर सकते हैं। उनको वर्गीकृत करेंगे। एक वर्ग में हम सब वस्तुओं को नहीं रख सकते, सब कार्यों को एक वर्ग में नहीं रख सकते। संक्षेप में लिखना, यानी इसमें संक्षेप में लिखने का मतलब होता है जितना हो सकता है आप किसी कार्य को शॉर्ट में करना। देखो अपन माल खरीदते हैं तो अपन एक तो लिख देते हैं माल खरीदा राम से 5,000 रुपये का। एक तो ये इतनी बड़ी लाइन होगी। और एक इसका शॉर्ट होता है जो अपन एंट्री में बताएंगे। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन आराम से लिख सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 5,000, ये अपन ने एंट्री में व्यक्त कर दिया इसी कार्य को। तो संक्षेप में लिखना, फिर इसको संक्षेप में जब लिखेंगे तो संक्षेप में वर्गीकृत हो जाते हैं। वर्गीकृत का मतलब पहले जनरल एंट्री होती है, फिर लेजर बनता है, फिर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनता है। और फाइनल अकाउंट से अपन को सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, हानि हुई, ये सब चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। इसके बाद इसमें एक एक को अब आप
अलग से देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आर्थिक घटनाएं। आर्थिक घटनाएं क्या होती हैं? आर्थिक घटनाएं वो होती हैं जिनमें आर्थिक लेन देन हो। इसमें 3-4 चीजें हैं आर्थिक घटनाओं में। ग्राहकों को माल का विक्रय यानी माल बेचना, ये आर्थिक घटनाओं में शामिल है। किसी कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना, ये भी आर्थिक घटना है। माल का खरीदना बेचना आर्थिक घटना है। अपन किसी कंपनी से कोई सेवाएं लेते हैं तो सेवाओं के बदले में क्या देते हैं? उनको उस राशि का भुगतान करते हैं, तो ये भी तो क्या हुई? आर्थिक। आपने किसी मजदूर को मजदूरी दी, ये क्या है? आर्थिक घटना है, क्योंकि मजदूर ने अपना श्रम आपको दिया और आपने श्रम के बदले में उसको अमाउंट जो भी दिया है वो आर्थिक लेन देन है। इसके बाद आपूर्ति कर्ताओं से माल का क्रय करना यानी खरीदना। जब हम माल खरीदते हैं तो उसको भी अपन आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। मकान मालिक को किराया चुकाना, मजदूर को मजदूरी का भुगतान करना, कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना, ये सब किस में आती है? ये सब आर्थिक क्रियाओं में आती है। जहां हम लेन देन करते हैं, सेवाओं के बदले में पैसे देते हैं, ये भी आर्थिक क्रिया है। माल के बदले में पैसे देते हैं, ये भी आर्थिक क्रिया है। ये सब आर्थिक क्रियाओं आती है। जो आर्थिक क्रियाएं होंगी केवल हम उन्हीं का लेखा करेंगे, इसके अलावा हम दूसरी चीजों का लेखा नहीं करेंगे। और इसमें 3 चीजें हैं आर्थिक क्रियाओं में। पहचान करना, ये मिटा देता हूं। पहचान, दूसरा है मापन, मुद्रा में मापना कि अपन किसी कार्य को मुद्रा में माप सकते नहीं माप सकते। उसके बाद है लेखा जोखा रखना और उसके बाद है संप्रेषण। देखो 4 चीज। सबसे पहले हम किसी कार्य की पहचान करेंगे कि वो आर्थिक क्रियाओं में शामिल है या नहीं है। पहला आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे कि भाई ये कार्य आर्थिक है या नहीं है। आपने 11 रुपये का हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, ये आर्थिक क्रिया है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप केवल पैसे चढ़ा रहे हो, आपको मिल कुछ नहीं रहा। या आपके लिए आर्थिक क्रिया है कि आपने उसको भुगतान किया लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिला। ये दोनों चीजें होनी चाहिए।
आप जो भुगतान कर रहे हो उसके बदले में आपको कुछ प्रतिफल मिलना ही चाहिए। यदि प्रतिफल नहीं मिलेगा तो हम उसको लेखांकन में शामिल नहीं करेंगे। और हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कितने रुपए का, ये चीजें नहीं आएंगी। हाँ, आपने चाय पी, चाय का भुगतान किया, ये आर्थिक क्रियाओं में आएंगी। आपने सब्जी ली, सब्जी के पैसे दिए, ये आर्थिक क्रियाओं में, क्योंकि एक वस्तु दे रहे हो और दूसरी वस्तु ले रहे हो। जो पहचान करना बहुत जरूरी है, इसके लिए अपन बताएंगे कैसे करेंगे पहचान। उसके बाद मुद्रा में मापन, ये भी बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य को मुद्रा में जब तक नहीं मापा जाएगा तब तक हम उसका लेखा नहीं करेंगे। जैसे हवा है, हवा आर्थिक क्रियाओं में नहीं आती। सूर्य का प्रकाश है, ये आर्थिक क्रियाओं में, क्योंकि इसको हम मुद्रा में माप ही नहीं सकते। सूर्य का प्रकाश हमने कितना लिया, अब उसका हमने कोई बिल का भुगतान किया। हाँ, पावर है, बिजली का हम उपयोग करेंगे, उसके बदले में उनको भुगतान करेंगे। इसके बाद में उसका लेखा होगा, यानी जिस वस्तु के लेखे किए जा सकते हो, जिन आर्थिक क्रियाओं के लेखे किए जा सकते हो, केवल उनका ही लेखा किया जाएगा, उनको ही हम लेखांकन में शामिल करेंगे। और लास्ट की चीज है संप्रेषण, आदान प्रदान करना। आदान प्रदान नहीं होगा तो लेखांकन नहीं किया जाता। ये चार चीजों का अपने लेखांकन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद आपने पढ़ी है संगठन। संगठन पढ़ लिया होगा। संगठन का मतलब क्या होता है? इसके अलावा संगठन है, संगठन में कौन आता है? इसमें जो विनियोग करता होता है, पैसा लगाता है, विनियोग करता। इसके बाद कर्मचारी, मजदूर, ठीक है, इसके सुपरवाइजर, इंजीनियर, ये सब क्या है? ये संगठन के। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने ईंट, बजरी और सीमेंट, ये तीन चीज इकट्ठी कर ली। तीन चीज इकट्ठी करने से आपका मकान बन गया क्या? नहीं बना। ये तीन चीज इकट्ठी करने का आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? मकान बनाना। लेकिन तीनों चीजों को मिला करके हम मकान नहीं बना सकते जब तक हमारे बीच में संगठन नहीं होगा। संगठन से पहले हमने ये इकट्ठी की, उससे पहले क्या की? प्लानिंग की। प्लानिंग की, हमने ये चीजें बनाई। इसके बाद हमने संगठन खड़ा किया। संगठन में हमको चाहिए मजदूर भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, उसका नक्शा बनाने वाला भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए। ये सब चीजें संगठन में आती हैं और ये मिल करके इन तीन चीजों का उपयोग करेंगे और उपयोग करने के बाद मकान का निर्माण होगा। तो किसी भी व्यवसाय में जहां हमने कोई निश्चित उद्देश्य लिए हैं और उन उद्देश्यों को हम प्राप्त करते हैं, तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन का होना अनिवार्य है। बिना संगठन के हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए संगठन का होना चाहिए। और संगठनों में अपने यहाँ कर्मचारी, सामान्यतः कर्मचारी, मजदूर, विनियोगकर्ता ये आते हैं। इसके बाद है आपका सूचनाओं के इच्छुक उपयोगकर्ता। ये कौन कौन होता है भाई? सूचना किसको चाहिए? किसी व्यवसाय की सूचना किन लोगों को दी जाए? अरे जिनका उसमें हित हो, जो पैसे लगाता है उसका व्यवसाय में हित होता है, जो उस व्यवसाय में नौकरी करता है उसका हित होता है,
उसके कर्मचारी जो मजदूर हैं उनका हित होता है, सरकार का हित होता है। सरकार का हित क्या होता है कि ये जितना लाभ कमाएगा उतना इनको टैक्स देगा, इसका कितना लाभ हुआ है उसके आधार पर टैक्स लगाएगा। इसके अलावा समाज को क्या आवश्यकता है किसी व्यवसाय के चलने से? अरे उसको अपनी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है वो व्यवसाय। जब व्यवसाय ही नहीं रहेगा तो हमारी आपूर्ति कैसे होगी? इसलिए समाज भी उसका एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका ये दस्तक है। आपको मैंने 1 से और 10 तक ये बताए, एक पृष्ठ से 10 तक। आज मैं 11 से और करीब 20 तक का PDF भेजूंगा। कल ये जो PDF भेजा है उनका शॉर्टकट है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये केवल ये चीज़ें सामान्य नॉलेज की चीज़ें हैं। अपना एक्चुअल चैप्टर तो तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर से अपन प्रैक्टिकल होगा। ये 2 चैप्टर तो उनको थोड़ा जल्दी करने, केवल इसमें थ्योरिकल है, इसलिए इसका PDF में और भेजूंगा। ठीक है।